हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें बनी हुई थी वह बनी हुई थी सेल खड़ी की। किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी की। याद रखिएगा इसको। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी की। और यह जो मोहरे प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो है वह हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है स्थित। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वह भोगवा नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल जो स्थल है यह गुजरात में पड़ता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता या कहिए हड़प्पा सभ्यता के समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ऐसे मुख्यतः दो बंदरगाह था, एक था लोथल, एक था सुतकोटडा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में बात करें तो वो क्या है? लोथल है जो गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन यह भी पूछता है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और लोथल से चावल का साक्ष्य भी मिला है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी का जो निवासी था उसे लोहा का ज्ञान नहीं था, बाकी सोना का, चांदी का और कांस्य का बहुत अच्छे से ज्ञान था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। इसे कांस्य युग भी बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल भी बोला जाता है, सॉरी अर्ध प्रागैतिहासिक काल भी बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पे? तो यह व्यापार पर आधारित थी। माने हड़प्पा सभ्यता का सबसे अगर बात करें कि मुख्य काम क्या था तो उनका काम था व्यापार करना, व्यापार करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके उपासक थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासक किसके थे? मात्र देवी के। किसके उपासक थे? मात्र देवी के। मात्र देवी के उपासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था तो उसमें एक महिला की नर्तकी का मूर्ति मिला था, जिसके कारण कहा जाता है कि उस वह सभ्यता जो था कैसी सभ्यता था? यह किसका उपासक करता था? मात्र देवी की उपासक करता था और मात्र सातात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता था? मात्र सातात्मक सभ्यता था। वह मात्र देवी की उपासना भी करता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का तो स्वरूप था वह कैसा? शहरी था पूरा। आज के तरह जैसा शहर है उस समय समझिए कि 2500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व जब सिंधु घाटी सभ्यता जब अस्तित्व में आती है तो उस समय पूरा का पूरा इलाका कैसा था? शहर जैसा था एकदम। नॉन टेक्नोलॉजी होते हुए भी क्या था? पूरा का पूरा शहर था, जो अपने आप में एक अद्भुत अविश्वसनीय बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। और याद रखिएगा यहाँ पे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नान घर मिला है और सबसे बड़ा अन्ना घर भी मिला है। अर्थात बहुत बड़ा स्नान घर मिला है जिसमें सभी लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। और अन्ना घर मिला है जो आपात क्या बोलते हैं, अकाल के काल में वहां पे अकाल जब पड़े तो भोजन का दिक्कत न हो उसके लिए क्या किया जाता था? उसमें अनाज का संग्रह किया जाता था अन्ना घर में। और मोहनजोदड़ो है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंध भाषा में मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किया हुआ था दयाराम साहनी ने 1921 में किया हुआ था। कब किया था? 1921
1921 में, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था खोज। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी। अब पूछे कि हड़प्पा किस जगह में पड़ता है, तो यह जो पड़ता है वो पाकिस्तान वाला इलाका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वाला इलाका में पड़ता है, इसलिए पाक लिख दिए यहाँ पे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण वहाँ के महत्वपूर्ण विशेषता था वह था नगर योजना एवं वास्तुकला। ठीक है, नगर योजना एवं वास्तुकला इतना बेहतर था कि उस समय के जो उसके समकालीन सभ्यता थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, क्रीट की सभ्यता हो गया, उस तरह का भी वहाँ पे उतना एडवांस नहीं देखा गया। जितना एडवांस वहाँ का सभ्यता था, वहाँ का जो प्रणाली था अपने आप में विश्वसनीय था। आज के तरह ही उस समय नाली था, जो क्या दर्शाता है कि सोच लीजिए कि उतना ईसा पूर्व का व्यक्ति का ज्ञान कितना था, आज की तुलना में कितना एडवांस था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका था, अर्थात सभी नगर पालिका कैसा सभ्यता था? नगर पालिका सभ्यता था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है? तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में बहुत सारा मतभेद है। कोई कहता है बाढ़ आने से हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया, पूरा के पूरा वह सभ्यता पानी के अंदर डूब गया, क्योंकि वह रावी और सिंधु नदी किनारे स्थित था। कोई कहता है कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हो गई। कोई कहता है कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ या उसका पतन हो गया। तो इसमें हम लोग के क्या है? ऑप्शन नंबर ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी मानवीय कारण। तो हम लोग क्या मानेंगे? इनमें से सभी, ये सभी कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। तो स्त्री के गर्भ से यह पौधा निकलने का जो चीज देखा गया है वह देखा गया है हड़प्पा से। कहाँ से देखा गया है? हड़प्पा से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उत्खनन किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो उत्खनन किया गया वह किया गया हड़प्पा सभ्यता का। कितना में किया गया? तो 1921 ईस्वी में किया गया, दयाराम साहनी के समय में। कब किया गया? दयाराम साहनी के समय में 1921 ईस्वी में किया गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है सिंधु सभ्यता में एक सॉरी सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में जो गोदीबारा है उसका प्रमाण मिलता है लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक जो पुरातात्विक खुदाई किया गया वो कहाँ पे किया गया है? तो वह सबसे ज्यादा किया गया है गुजरात के क्षेत्र में किया गया है। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा और हमेशा याद एग्जाम में पूछता है तो इसको रिमेम्बर करके रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस सिंधु सभ्यता से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो यह जो मिला है यह मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी अर्थात राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो था वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21 की ओर। 21 क्या है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है वह एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है जिसका मतलब? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो था वहां पे क्या का होता था कि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में क्या किया जाता था? वहां पे व्यक्ति को दफना दिया जाता था। जबकि लोथल था वहां पे व्यक्ति को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। यह साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लोथल कहाँ स्थित है?
लोथल स्थित है गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा, किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, माने किसके आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया? क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो साहित्यक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के आधार पर, अर्थात उसमें साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, सभी को मिलाकर भारतीय इतिहास का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा है वह भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है? तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया। और क्या क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी किनारे स्थित है। घग्गर, सॉरी, कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे स्थित है। कभी कभी इसको घग्गर का अन्य नदी के नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी सरस्वती भी दे देगा, कभी घग्गर भी दे देगा, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो गंदे पानी की निकासी का समुचित व्यवस्था कहाँ पे देखने को मिलता है? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रोड के किनारे क्या बनाया गया था? नालिया बनाया गया था, जो आज के तरह था, सेम सेम आज के तरह था। सोच लीजिए कि कितना व्यक्ति उस समय तक ये सब चीज में जानकारी था और आज है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, माने उस समय की सभ्यता और अभी की सभ्यता बराबर ही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा है वह सरस्वती नदी किनारे स्थित है, या घग्गर नदी भी होता है, दोनों याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल था, एगो सुरकोटदा था। मगर सबसे फेमस कौन था बंदरगाह? लोथल, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नर्तकी का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया अर्थात मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध था, ईरान के साथ भी था, अफगानिस्तान के साथ भी था, लेकिन चीन के साथ नहीं था। चीन के साथ क्या था? नहीं था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चीन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चीन। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव थे। क्या थे? पशुपति महादेव। और उसके चारों तरफ जानवर है, गेंडा, भैंसा, चीता, ठीक है, हाथी, चार जानवर है, हाथी, गेंडा, भैंसा, चीता। इसको याद भी रखिएगा कि पूछ देता है कितने जानवर उसके पीछे था, या कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन जानवर नहीं है। तो पहले याद रहेगा तब ना कि कौन जानवर है, तभी तो आप लोग मारिएगा कि कौन जानवर नहीं है। तो याद रखिएगा गेंडा, हाथी, चीता, भैंसा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? तो यह हो गया मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो की सिंध भाषा का मतलब सिंधी में क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के सिंध का बाग कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था वह मात्र सतात्मक था। कैसा था? मात्र सतात्मक, अर्थात वहां पे महिलाओं का परचम था। ठीक है,
इसीलिए क्या बोला गया, मात्र शतात्मक बोला गया। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थे, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता के समकालीन थे, क्रीट के भी सभ्यता के समकालीन थे, लेकिन चीन के सभ्यता के क्या थे, समकालीन नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कैसा था, त्रिभुजा आकार का था। कैसा था, त्रिभुजा आकार का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो वह जगह है जहाँ पे महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का मिलता है साक्ष्य, वह मिलता है रोपर में। और रोपर कहाँ पे है, तो यह भी पूछता है रोपर कहाँ पे है, तो यह पंजाब में है। रोपर कहाँ पे है, पंजाब में है। और किस नदी किनारे है, ये भी पूछ देता है। तो सबको मालूम है कि पंजाब में कौन सा नदी है, सतलज नदी। तो सतलज नदी के किनारे है रोपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से मिले? तो विशाल स्नान घर का अवशेष कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी हो गया हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। पिगट ने कहा था, पिगट एक व्यक्ति था जिसने कहा था, पिगट ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो अवशेष है वो कब प्राप्त हुआ था, 1922 में प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला वह कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से नकाशी ईंट का भी प्रमाण मिला है, नकाशीदार ईंट का भी प्रमाण वहां से मिला है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि नकाशीदार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला हुआ है। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, पशुपति महादेव के मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं है? तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ऑप्शन ए हाथी, हाथी तो है, भैंस भी है, शेर नहीं है, शेर नहीं है, और बाघ भी नहीं है। तो शायद क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। बाघ के ज्यादा कर लीजिएगा चीता, सॉरी एक मिनट, बाघ के जगह आप लोग कर लीजिएगा चीता। जब बाघ के जगह चीता करिएगा तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हम लोग का आंसर हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा, शेर। क्योंकि पशुपति महादेव के मुहर में किसका किसका था प्रमाण मिला है, जानवरों का था, हाथी चीता गेंडा भैंसा, हाथी चीता गेंडा भैंसा। ठीक है, तो बाघ के जगह चीता कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, शेर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या है, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला है? तो शतरंज की तरह खेल का जो प्रमाण मिला है वह मिला है हम लोगों को लोथल से। लोथल से किसका प्रमाण मिला है, शतरंज के खेल का प्रमाण मिला है। चावल का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या था, लोथल था। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो पद्धति था, घर का जो पद्धति था वो कौन सा पद्धति था, तो ग्रिड पद्धति था। चारों तरफ से ग्रिड पद्धति अपनाया हुआ था वहां के लोग। ठीक है, घेराव के लिए, घरों के घेराव के लिए, ताकि वो सुरक्षित रहे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा में उत्खनन किया था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा में उत्खनन किया था 1921 ईस्वी में। तो आज के लिए इतना ही रहा। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।